गाइस, वेलकम बैक टू सिविल डिज़ाइन। तो गाइस, आज हम इस वीडियो में देखने वाले इंटरव्यू क्वेश्चंस जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं आप जब इंटरव्यू के लिए जाते हैं तब, जो कि साइट पे आपको पूछे जाते हैं इंटरव्यू के लिए। जो भी क्वेश्चंस हम आज यहाँ पर कवर करेंगे गाइस, जो कि अक्सर आपको ओरल में भी पूछे जा सकते हैं या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसमें भी आपको जो आरसीसी डिज़ाइन के क्वेश्चन है वो आपको पूछे जा सकते हैं गाइज। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है गाइज, एंडिंग तक देखना। बहुत सारे क्वेश्चंस ये जो है आपको आने चाहिए, जो कि बेसिक्स है गाइज। जब आप साइट पे वर्किंग करते हो तब आपको पता होना चाहिए कि कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ कैसे निकालते, टेंसाइल स्ट्रेंथ कैसे निकालते। ओके, उसके जो भी थंब रूल्स है ऑन साइट इस्तेमाल कैसे करते हैं गाइज। एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में भी आ सकते हैं गाइज, एमसीक्यू टाइप। जब आपके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होते हैं इसमें भी पूछे जाते हैं, तब बी प्रिपेयर फॉर इट। ओके, उसके बाद हम जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें कॉलम के लिए, एक्सियली कॉलम, बायएक्सियल कॉलम, यूनिएक्सियल कॉलम किसे कहते हैं, उसमें जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस होती है जो कि साइट इंजीनियर के लिए जाननी ज़रूरी होती है। पोजीशंस ऑफ कॉलम, ओरिएंटेशन कौन सी होनी चाहिए कॉलम के लिए। उसके बाद लॉन्गिट्यूडल रेनफोर्समेंट, कॉलम के जो भी सेक्शनल व्यू है वो डिटेल में देखेंगे गाइज। उसके बाद जो भी ग्रेड्स होते, ऑर्डिनरी कंक्रीट, स्टैंडर्ड कंक्रीट, M10 से लेके M20, 15, और पार्शियल सेफ्टी ऑफ फैक्टर में आप देख सकते हो कंक्रीट के लिए और स्टील के लिए अलग पार्शियल सेफ्टी है। कंक्रीट के लिए हाई होती, लो होती है, स्टील के लिए ज़्यादा होती है गाइज। उसके बाद लोड कॉम्बिनेशन से वो भी डिस्कस करेंगे डिटेल में। और एंडिंग में देखेंगे हम स्टेयरकेस के पूरा डिज़ाइन देखेंगे, उसमें जो भी टाइप्स ऑफ स्टेयर होते हैं, जनरल गाइडलाइंस जो भी स्टेयरकेस में यूज़ किए जाती है वो डिटेल में देखेंगे गाइज। तो बहुत कुछ यहाँ पर आपको सीखने के लिए मिलेगा गाइज। स्टेयरकेस के डिज़ाइन प्रोसीजर भी देखेंगे, उसमें जो जो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए जब आप स्टेयरकेस का डिज़ाइन करते हो। उसमें हाइट से लेके नंबर ऑफ राइज़र कितने चाहिए, थ्रेड्स कितने चाहिए, वो सारी चीज़ें वन बाय वन हम देखेंगे वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो यहाँ पर आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा गाइज। तो वीडियो को स्किप मत करना, मिस मत करना। ओके, और आपको पता है कि जब आप सिंगली रेनफोर्स सेक्शन या डबली रेनफोर्स सेक्शन डिज़ाइन करते हो वहाँ पर टेंशन साइड और कॉम्प्रेशन साइड अलग होती है गाइस। तो उसमें डिटेल में देखेंगे आप कि ये टेंसाइल जोन में आपको कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, और कॉम्प्रेशन जोन में यहाँ पर टी बीम, एल बीम किसे कहा जाता है उसको भी डिटेल में देखेंगे हम, और उसकी नेसेसिटी क्या होती है वो भी डिटेल में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हो आप कैरेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेंथ, यानी कि आपकी जब भी आपका जो भी कंक्रीट ग्रेड हो M15, 10 एक कैसे लिया जाता है गाइज। यहाँ पर आप देख सकते हैं एज पर IS 456/2000 इसी तरह आपको डिज़ाइन करना होता है गाइज। यानी कि यम यानी कि मिक्सिंग प्रोपोर्शन, यम यानी कि मिक्स, M10, 15, 20, 25 ये हमारे ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट है गाइज। यहाँ पर आप देख सकते हो उसकी जो भी कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ है, कैरेक्टरिस्टिक्स कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ कहा जाता है उसकी। अगर आपने 150 mm का क्यूब कास्टिंग किया तो 28 डेज़ में आपको ये स्ट्रेंथ मिल जाएगी गाइज। ओके, जैसे कि M10 के लिए 10 न्यूटन पर mm² 28 डेज़ में आपको मिल जाएगी गाइज। उसी तरह हमारे 3 टाइप है, ऑर्डिनरी, स्टैंडर्ड और हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। यहाँ पर आप देख सकते हो, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो गाइज। अगर इसका मिक्सिंग प्रोपोर्शन देखना हो तो आप इजीली देख सकते हो गाइज। इसके पहले भी हमने उसका मिक्सिंग प्रोपोर्शन क्या होता है, कितने सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट और इसका रेशियो क्या होता है गाइज। जैसे कि 1:2:4, ओके, 1:1.5:3, AM15, AM20 के लिए, AM15 के लिए गाइज 1:2:4। ओके, ऑर्डिनरी कंक्रीट है हमारे, जो कि नॉर्मली जब आप कंस्ट्रक्शन करते हो जब आप M20, M25, M30 ग्रेड यूज़ करते हो गाइज। और प्री कास्ट के लिए हमारा M35
पोस्ट टेंशन और प्रीकास्ट के लिए आपका M40 और M35 यूज़ करते हो। हाई हमारे जो भी प्रीकास्ट मटेरियल होते हैं उसके लिए गाइस। ओके, तो ये चीज़ आपको एग्ज़ाम में भी आती है गाइस। जब आप कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ निकालते हो उसका प्रोपोर्शन आपको पता होना चाहिए। जैसे कि M20 का 1:1.5:3 और 1:2:4 हमारा M15 का है गाइस। ये मिक्सिंग डिज़ाइन के लिए अलग प्रोपोर्शन होता है, जैसे कि ऑन लैब टेस्टिंग मिक्सिंग डिज़ाइन अलग होता है, हमारा स्टैंडर्ड रेशियो है गाइस इसका। ओके, तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। 150 mm का आपने अगर क्यूब कास्टिंग किया ओके, तब उसकी स्ट्रेंथ है जो हमारी आ जाएगी 28 डेज में। उसने 10 Nm/m², इतने क्यूब की 28 डेज में इतनी स्ट्रेंथ आ जाएगी गाइस। ओके, तो ये सारी चीज़ें एज अ सिविल इंजीनियर आपको पता होनी चाहिए, जो कि एग्ज़ाम में भी पूछी जाती है और साइट के लिए भी इम्पोर्टेंट होती है। तो फ्रेंड्स, उसके बाद देखेंगे हमारे पार्शियल सेफ्टी फैक्टर के लिए। कंक्रीट के लिए हमारा लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स के लिए पार्शियल सेफ्टी फैक्टर है 1.5 और स्टील के लिए 1.15। ये अक्सर क्वेश्चन MCQ टाइप एग्ज़ाम में पूछा जाता है गाइस। कोई भी एग्ज़ाम हो हमारी, जब MCQ टाइप क्वेश्चन आता है तो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर कंक्रीट और पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर स्टील, ये जो दो क्वेश्चन तो आपको फिक्स आ जाएंगे गाइस। एज पर IS कोडल प्रोविजन 456/2000 आपको पता होगा गाइस। ओके, ये तो थे हमारे मटेरियल स्ट्रेंथ के लिए, जो भी कंक्रीट के लिए 1.5 और स्टील के लिए 1.15। इसके ट्रिक है ध्यान रखने के लिए। स्टील का है जो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर कम होता है गैस और कंक्रीट का ज़्यादा होता है 1.5। ओके, तो ये चीज़ें आपको एज ए साइट इंजीनियर पता होनी चाहिए गैस, जो कि इम्पोर्टेंट होती है। यहाँ पर आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की है, यहाँ पर आप जब मिक्सिंग ग्रेड निकालते हो या फिर उसकी पार्शियल सेफ्टी फैक्टर निकालते हो, तब आपको एज पर IS कोडल प्रोविजन ही निकालना होता है गाइज। ओके, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर यानी कि आपको सेफ्टी उतनी मिलेगी कंक्रीट से 1.5 और स्टील से 1.15। ओके, एज पर IS कोडल प्रोविजन 456/2000। जैसे कि आपको एग्ज़ाम में हर एक चीज़ आनी चाहिए गाइज, जो कि इम्पोर्टेंट होती है। उसमें अगर लोडिंग के बारे में देखा जाए तो लोडिंग में आप देख सकते हो लाइव लोड, ये हमारे लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स और सर्विसेबिलिटी के लिए अलग है, उसके भी क्वेश्चन आते हैं हमारे एग्जाम्स में। ये टेबल हम पूरा डिस्कस करेंगे गाइज। ओके, मगर आपको ये पार्शियल सेफ्टी फैक्टर ध्यान में रखना, और जो भी हमारे ऑर्डिनरी कंक्रीट है, स्टैंडर्ड कंक्रीट है, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट है, उसके जो भी मिक्सिंग प्रोपोर्शन है वो ध्यान में रखना गाइज। यहाँ पर आप देख सकते हो जो कि लोडिंग की कॉम्बिनेशन है गाइस, डेड लोड, लाइव लोड, विंड लोड के लिए। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो डेड लोड लोडिंग कॉम्बिनेशन, डेड लोड, लाइव लोड। ओके, नॉर्मली आप लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स के लिए 1.5 ले सकते हो, मगर सर्विसेबिलिटी के लिए आपको 1 ही लेना है गाइस। उसके बाद डेड लोड, लाइव लोड, आप विंड लोड आपको 1.5 और 1.5 दोनों तरफ ले सकते हो। उसके बाद यहाँ पर 1 ही लेना है लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी में। उसके बाद तीनों का कॉम्बिनेशन हुआ तो आपको 1.2 लेना है कोलैप्स में, और इसमें आपको 1.8 और 0.8 लेना है गाइस। ये लोडिंग कॉम्बिनेशन आपको कंसिडर करने होते हैं जब आप हाई राइज बिल्डिंग डिज़ाइन करते हो तब। ओके, इससे आपको स्टेबिलिटी अगेंस्ट ओवर टर्निंग, स्ट्रेट रिवर्सल मिलती है गाइस, स्टेबिलिटी मिलती है। तो गाइस, ये जो बीम शेड्यूल है इसके ऊपर हमने पहले भी वीडियोस बनाए हैं, जैसे कि आप देख सकते हो हिडन बीम, यहाँ पर है कैंटिलीवर बीम, बीम टॉप, स्टेयरकेस बीम। तो इसकी पूरी डिटेलिंग हमने पहले डिज़ाइंस में कवर की है गाइस। बीम 1 से लेके हमने B160 to 165 ये सारे बीम्स हमने कवर किए। इसमें कैंटिलीवर में कौन कौन सी कंडीशंस होती है, हिडन बीम्स में कौन कौन सी कंडीशंस क्रिएट होती है गाइज। तो आपने अगर हमारे पहले वीडियोस नहीं देखे तो एक बार देख लीजिए गाइज, वहाँ पर आपको बहुत कुछ आपको सीखने के लिए मिलेगा गाइज। एज अ साइट इंजीनियर आपको एक तो प्लान रीड करना आना चाहिए, उसका पूरा डिज़ाइन रीड करना आना चाहिए, उसके बाद एस्टिमेशन आना चाहिए, क्वांटिटीज निकालने आना चाहिए,
ओके, जैसे कि आप हमारे वीडियोस देख के सब सीख जाओगे गाइज। ओके, आपने हमारे वीडियोस पहले के देखे नहीं तो एक बार देख लीजिए गाइज। वहाँ पर आप इंडिपेंडेंटली अपना G+2 स्टोरी बिल्डिंग इंडिपेंडेंटली डिज़ाइन कर सकते हो गाइज हमारे वीडियोस देख के। ये तो हमारा 14 to 15 स्टोरी प्लान है गाइज हाई राइज बिल्डिंग के लिए। आप हमारे वीडियोस देख के हमने पूरा उसका RCC डिज़ाइन कवर किया है। उसमें एस्टिमेशन, कॉस्टिंग, कॉलम, बीम, शेड्यूल, उसमें क्वांटिटीज़ निकाली हमने, रेट एनालिसिस किया है। हमारे वीडियोस आपने देखे तो आपको G+2 स्टोरी बिल्डिंग आप इंडिपेंडेंटली डिज़ाइन कर सकते हो गाइज। ओके, तो आपने अगर हमारे पहले वीडियोस नहीं देखे तो एक बार देख लीजिए गाइज। आप अपना घर का डिज़ाइन तो आप इंडिपेंडेंटली बना ही सकते हो गाइज। ओके, बहुत सारे वीडियोस हमने इसके ऊपर बनाए हैं गाइज, तो एक बार प्लेलिस्ट में जाके चेक करना। तो फ्रेंड्स, आप देखते हैं हमारे बीम्स के बारे में। जैसे कि आप देख सकते हो सिंगली रेनफोर्स बीम, डबली रेनफोर्स बीम और फ्लेंज बीम, यानी कि टी बीम या एल बीम कहते हैं इसे। यहाँ पर आप देख सकते हो सिंगली, डबली और टी बीम। सिंगली रेनफोर्स बीम यानी कि आप देख सकते हो टेंशन साइड दो ही साइड होते हैं, एक तो कंप्रेशन साइड, दूसरी टेंशन साइड। यहाँ पर आप देख सकते हो टेंशन साइड यानी कि आपको यहाँ पर स्टील प्रोवाइड होता है। उसके बाद कंप्रेशन साइड यानी कि आपको जहाँ पर एज अ कंक्रीट वो पूरा जो लोडिंग है वो कवर कर लेता है गाइस। तो दोनों हाफ सेक्शन है यहाँ पर, उसके ऊपर कंप्रेसिव साइड, नीचे टेंसाइल साइड। यहाँ पर डबली में आपको दोनों साइड में स्टील देने होते हैं गाइस, मगर सिंगली में बॉटम में ही स्टील प्रोवाइड करना होता है गाइस। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर भी टी बीम और एल बीम के लिए कंसेप्ट है गाइस। यहाँ पर आप देख सकते हो सिंगली और डबली में मेन डिफरेंस क्या होता है। पहले तो आपको सीखना होगा कि डबली रेनफोर्स बीम की नेसेसिटी क्या है। जैसे कि आपको डायमेंशन में रिस्ट्रिक्शन हो, जैसे कि आप पूरा मॉल डेवलप कर रहे हो या फिर कोई आर्किटेक्चर या स्ट्रक्चरल कंडीशन से आपको जो भी बीम का हाइट है वो कम करना हो, तो अब आप डबली रेनफोर्स सेक्शन प्रोवाइड कर सकते हो गाइज। ओके, जब आपको मिनिमम उसका डायमेंशन दिया जाता है उसमें ही कवर करना होता है, तब आप डबली रेनफोर्स बीम इस्तेमाल कर सकते हो वहाँ पर। उसके बाद उसकी नेसेसिटी क्या है डबली की, जहाँ पर आपको अल्टरनेटिंग लोड्स प्रोवाइड करने होते हैं तब आपको डबली रेनफोर्समेंट बीम की ज़रूरत होती है गाइस उस सेक्शन की। उसके बाद जो भी बीम से सब्जेक्टेड टू इम्पैक्ट और शॉक के लिए, उसके बाद द बीम सब्जेक्टेड टू इसेंट्रिक मूविंग लोड्स सच एज क्रेन्स। ओके, तो ये सारी चीज़ें नेसेसिटी है हमारे। उसके बाद देखेंगे हमारे नेसेसिटी में आपने देखा कि आपको अगर डायमेंशन की कम करना हो बीम का, तब आप डबली रेनफोर्समेंट बीम प्रोवाइड कर सकते हो गाइस। उसके बाद देखेंगे हमारे एल बीम, टी बीम। ओके, यहाँ पर एल बीम यानी कि एक ही साइड के आपको फ्लेंज सेक्शन प्रोवाइड करना होता है गाइस, और टी बीम यानी कि आपको टी सेक्शन दिखाई देगा। यहाँ पर एल बीम और टी बीम, यहाँ पर देख सकते हो एल बीम और टी बीम जो कि बीच में आ सकते हैं हमारा। दोनों तरफ स्लैब हो गया हमारे और बीच में टी बीम होगा गाइस। यहाँ पर आपको 3D व्यू मिल जाएगा इसका। ओके, ट्रांसवर्स स्टील स्लैब, ये टी बीम है गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हो इजीली। और ये हमारा हुआ एल बीम फ्लेंज सेक्शन। तो इसकी भी नेसेसिटी की जानना जरूरी है गाइस। ओके, आपको समझ में आ गया होगा ये। तो यहाँ पर हमने ये देखा कि इजी वे में आप एल बीम, टी बीम पहचान सकते हो ऑन साइट। ओके, यहाँ पर आपको ड्राइंग में भी बहुत सारे एल बीम और टी बीम हो गए गाइस। एक बार ये प्लान देख लेना, जैसे कि हमने टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप के शेयर किया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये टी बीम, ये हमारे एल बीम्स हुए। और सिंगली और डबली में आप देख सकते हो, सिंगली यानी कि आपको बॉटम में स्टील प्रोवाइड होगा और डबली रेनफोर्स में आपको दोनों तरफ स्टील प्रोवाइड करना होता है गाइस। यहाँ पर आप देख सकते हो नेसेसिटी क्या है उसकी। उसके बाद यहाँ पर वेब बोलते हैं इसको, जो नीचे बॉटम पोर्शन है वेब ऑफ टी बीम बोलते हैं। ओके, यहाँ पर आपको एल बीम है, ये एल बीम के लिए डिज़ाइन होगा गाइस। तो ये सारे सेक्शंस आपको पता होने चाहिए जब आप एक प्लान में डिज़ाइन करते हो टी बीम, एल बीम, डबली और सिंगली रेनफोर्समेंट बीम के लिए।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने देखा टी बीम किसे कहते हैं, एल बीम किसे कहते हैं, उसके बाद नेसेसिटी क्या है उसकी, फ्लेंज सेक्शन की नेसेसिटी क्या होती है गाइज, डबली रेनफोर्समेंट बीम और सिंगली रेनफोर्समेंट में डिफरेंस क्या होता है गाइज। यहाँ पर आप देख सकते हो फिगर 2.4 में, जैसे कि आपको स्लैब के जो भी इंटरनल व्यू यहाँ पर दिखाए, ये यहाँ पर हुआ हमारा टी बीम यानी कि टी सेक्शन हुआ यहाँ, और उसके बाद हुआ हमारा एल बीम। ओके, यहाँ बीच में भी हमारे टी बीम कंसिडर कर सकते हो आप, यही वाला और ये वाला टी बीम इसे। ओके, जो कि बीच में भी आ सकते हो गाइज टी बीम। तो ये सारी चीज़ें एज अ साइट इंजीनियर, एज अ सिविल इंजीनियर आपको पता होनी चाहिए। जब आप साइट पे कोई वर्क करते हो तब आपको ये बेसिक सी चीज़ें पता होनी चाहिए। टी बीम, एल बीम, कॉलम के जो भी कंडीशन है वो आपको पता होनी चाहिए गाइज। ओके, गाइज थैंक यू फॉर 10K सब्सक्राइबर्स। जो आपने सपोर्ट किया हमारे चैनल को, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह सपोर्ट करना गाइज, आपका सपोर्ट ही मोटिवेशन के लिए मेन है गाइज। आपने अगर हमारे प्लेलिस्ट में देखी तो आपको हर एक वीडियो मिलेगा डिज़ाइन के रिलेटेड। आप अपना इंडिपेंडेंटली G+2 स्टोरी बिल्डिंग डिज़ाइन कर सकते हो हमारे वीडियोस देख करके गाइज। इसी तरह सपोर्ट करना गाइज। वंस अगेन थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। और हर सैटरडे संडे हम लाइव आते हैं, उसका अगर नोटिफिकेशन बेल चाहिए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन करना। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी है गाइज। थैंक यू वेरी मच फॉर सपोर्ट गाइज। हैव अ नाइस डे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम देखेंगे कुछ ओरल के लिए या फिर इंटरव्यू के लिए क्वेश्चन 1 बाय 1। यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, इन अ सिंगली रेनफोर्स बीम इफेक्टिव डेप्थ इट इज मेजर्ड फ्रॉम इट्स compression एज। ओके, इफेक्टिव डेप्थ इज मेजर्ड फ्रॉम इन टेंसाइल रेनफोर्समेंट, जो कि हमारे टेंसाइल रेनफोर्समेंट के ऊपर जो भी इफेक्टिव डेप्थ है वो हम मेजर करते हैं गाइज। उसके बाद द सेक्शन ऑफ रेनफोर्स बीम वेयर मोस्ट डिस्टेंस फाइबर रेनफोर्समेंट एंड टेंसाइल रेनफोर्समेंट एट एन परमिसिबल स्टेट साइमल्टेनियसली। बैलेंस सेक्शन में ही ऐसा होता है गाइज। ओके, बैलेंस सेक्शन में आपको दोनों कॉम्प्रेशन और टेंशन जो भी परमिसिबल स्टेट है वो साइमल्टेनियसली अफेक्ट होते हैं गाइज, जैसे कि हमने पहले वीडियोस में भी देखा है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, इन अ सिंगली रेनफोर्स बीम द परमिसिबल स्ट्रेस इज इन अ कॉन्क्रीट रीचेस अर्लियर दैन द परमिसिबल स्ट्रेस इन अ स्टील, द बीम सेक्शन इज कॉल्ड एज और रेनफोर्स सेक्शन। ओके, जब कंक्रीट का परमिसिबल स्ट्रेस अर्लियर पहले अपने परमिसिबल स्ट्रेस के पास पहुंच जाता है तब उसको हम और रेनफोर्स सेक्शन बोलते हैं। उसका फेल्यूर होता है वो हमारे जब हम स्टील ज़्यादा प्रोवाइड करते उसमें, तब उसको और रेनफोर्समेंट सेक्शन कहा जाता है गाइज। उसका 3 सेक्शन है, एक तो बैलेंस सेक्शन, अंडर रेनफोर्समेंट और रेनफोर्समेंट। ओके, तीनों में डिफरेंस है गाइज। ओवर रेनफोर्समेंट में आपको स्टील बार ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं, अंडर रेनफोर्स में आपको कम प्रोवाइड करते हैं, और बैलेंस में आपको दोनों मैनेज कर लेते हैं हमारा। उसके बाद एज द परसेंटेज ऑफ स्टील इंक्रीजेस डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस इंक्रीजेस। सही है। ओके, ये आंसर है हमारा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ shear intensity over the rectangular section of a beam follows the parabolic curve. उसके बाद स्पेसिंग ऑफ स्टीरप्स इन अ रेक्टेंगुलर बीम इंक्रीजेस एट द सेंटर ऑफ बीम। जैसे कि आपको पता है कि सेंटर ऑफ बीम में स्पेसिंग ज़्यादा होती है, जब आप सेंटर में स्पेसिंग ज़्यादा होती है और सपोर्ट के लिए स्पेसिंग कम दी जाती है गाइस। उसके बाद मैक्सिमम shear स्ट्रेस इन कॉन्क्रीट RCC बीम इज ए फार्मूला है गाइस, मैक्सिमम shear स्ट्रेस ऑफ कॉन्क्रीट निकालने के लिए, shear फोर्स डिवाइड बाय रेगुलर आर्क इंटू विड्थ। उसके बाद इन अ बीम द लोकल बॉन्ड ट्रेस इज इक्वल टू द shear फोर्स डिवाइड बाय लोअर आर्क इंटू टोटल पैरामीटर ऑफ रेनफोर्समेंट। जो मेन क्वेश्चन है वही लेने वाला होगा इसमें। ओके, द इफेक्टिव स्पैन ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम्स इज कॉल्ड एज
द इफेक्टिव स्पैन किसे कहा जाता है? क्लियर डिस्टेंस बिटवीन द इनर फेसेस ऑफ द वॉल प्लस ट्वाइस द थिकनेस ऑफ द वॉल, इसे हम इफेक्टिव स्पैन कहते हैं गाइज. द अमाउंट ऑफ रेनफोर्समेंट फॉर अ मेन बार इन अ स्लैब इज बेस्ड अपॉन द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट. जो भी हमारी स्टील की अमाउंट होती है वो बेस्ड होती है बेंडिंग मोमेंट के ऊपर गाइज, जो कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है. Okay, design of a two-way slab simply supported on edges having the no provision of a prevent the corners from lifting is made by Rankine-Grashof formula. Okay, a flat slab supported on a column monolithically built with a slab. Okay, flat slab का अलग कंसेप्ट है गाइज, उसका अलग डिज़ाइन सॉफ्टवेयर है गाइज. ओके, the thickened part of a flat slab over its supporting columns is technically known as drop panel. फ्लैट स्लैब में आप बीम्स कंसिडर नहीं करते गाइज. बीम्स होते वो जस्ट आउटर बीम्स होते और बीच में हमारे बीम्स नहीं होते गाइज. ओके, वहाँ पर हमारे ड्रॉप पैनल यूज़ होते हैं गाइज जनरली. उसके बाद देखेंगे द थिकनेस ऑफ फ्लेंज ऑफ टी बीम्स अपर इज स्लैब इज एज्यूम्ड एज thickness of a concrete topping. The foundation is called shallow of its depth is equal to the width of foundation. Okay, the horizontal portion of steps of staircase is thread कैसे है जिसे, और vertical portion होता है उसे हम rise कहते हैं. The number of threads in a flight is equal to the riser minus 1, जैसे कि हमने स्टेयर डिज़ाइन की वीडियोस में भी देखा है. उसके बाद हमारा अगला इंटरव्यू के लिए क्वेश्चन है गाइज, द अंडर रेनफोर्स सेक्शन मीन्स द स्टील विल इल्ड फर्स्ट. सही है, स्टील वहाँ पर पहले इल्डिंग होता है उसमें. ओके, डिफ्लेक्शन आपको स्टील में दिखाई देगा, मगर ओवर रेनफोर्स में आपको सडनली ब्रेक डाउन आ जाएगा ओवर रेनफोर्स में, क्योंकि वहाँ पर कॉन्क्रीट पहले फेल होता है गाइज. जैसे कि हमने देखा है यहाँ पर ओवर रेनफोर्समेंट सेक्शन में आपको कॉन्क्रीट पहले फेल होता है, इसलिए उसका फेलियर होता है वो सडनली होता है. ओके, उसका कोई भी हमें अर्लियर नहीं देता है वो डायरेक्शन कोई. और अंडर रेनफोर्समेंट सेक्शन में आपको स्टील इल्ड फर्स्ट दिखाई देता है, उसके जो भी सिम्टम्स है वो पहले दिखाई देते हैं गाइस. उसके बाद द शेयर एनफोर्समेंट इन आरसीसी इन इज प्रोवाइडेड टू रेजिस्ट द डायगोनल टेंशन. सही है. ओके, तो ये सारी चीज़ें आनी चाहिए गाइस जब आप इंटरव्यू लिए जाते हैं गाइस. उसके बाद मेन क्वेश्चन है गाइस जो कि इंटरव्यू के लिए अक्सर पूछा जाता है आपको. यहाँ पर आप देख सकते हो द लोड स्ट्रेस ऑफ सेक्शन कैन बी रिड्यूस्ड बाय रिप्लेसिंग द लार्जर बार्स बाय द ग्रेटर नंबर्स ऑफ स्मॉल बार. रिप्लेसिंग द लार्जर बार्स बाय द ग्रेटर नंबर्स ऑफ स्मॉल बार. जैसे कि आपको अगर लोड स्ट्रेस सेक्शन का रिड्यूस करना हो तो आप मैनी नंबर्स ऑफ स्मॉल बार यूज़ करेंगे उसमें. जैसे कि आपको 20 mm का बार यूज़ करना है तो आप 16 के 2 बार यूज़ करेंगे उसको. ओके, जितना एरिया आएगा उसके ऊपर हम कैलकुलेट करेंगे वो. उसके ऊपर हम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जितना होता है उसको आप एरिया ऑफ स्टील निकालेंगे. उसके ऊपर आपको 20 लेना हो तो आप 16 के वहाँ पर ले सकते हो. अगर आपको 25 लेना हो तो 16 के आप वहाँ पर बार यूज़ कर सकते हो गाइज. उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है आरसीसी रूफ स्लैब ये डिज़ाइन एज अ टू वे स्लैब इफ रेशियो ऑफ स्पैन इन अ टू डायरेक्शन इज लेस देन 2. ओके, तो ये भी सही है. डिज़ाइन ऑफ आरसीसी कैंटिलीवर स्लैब इज बेस्ड ऑन द रिजल्टेंट फोर्स एट अ फिक्स एंड. कैंटिलीवर स्लैब का जो भी रिजल्टेंट फोर्स है वो फिक्स एंड में लिया होता है गाइज. जैसे कि आप कैंटिलीवर होता है वो, इसका जो भी रिजल्टेंट है यहाँ पर एक फिक्स फोर्स है वहाँ पर लिया जाता है गाइस. इसका पूरा डिज़ाइन हमने पहले वीडियोस में देखा है. उसका पूरा ये जो प्लान देख रहे हो इसमें जो भी कैंटिलीवर का कंसेप्ट है वो हमने कवर किया है गाइस. सारा बीम का शेड्यूल हमने वहाँ पर डिस्कस किया. आपने अगर वो वीडियोस नहीं देखे तो एक बार प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना गाइस. बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर हमने प्लेलिस्ट में डिज़ाइन की है. वन वे स्लैब कहते क्या होता है, स्टेयरकेस का स्लैब, टू वे स्लैब. उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कॉलम और स्ट्रट इन एज अ कॉम्प्रेशन मेंबर द इफेक्टिव लेंथ ऑफ विच एक्सीड 3 times द एट लीस्ट लेटरल डायमेंशन. ओके,
तो ये आपने पढ़ा होगा IS कोड में या अपने कॉलेज में, जो कि इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। द कॉम्प्रेशन मेंबर में बी कंसिडर्ड एज अ शॉर्ट व्हेन द बोथ द स्लेंडरनेस रेशियो LX बाय D और LEY बाय B आर लेस देन 12। ओके, लेस देन 12 होगा तो उसको शॉर्ट करेंगे, अगर मोर देन 12 होगा तो उसको लॉन्ग कॉलम करेंगे हम, जो कि इम्पोर्टेंट है, आपको आना चाहिए गाइस। उसके बाद हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अनसपोर्टेड लेंथ बिटवीन द एंड रेस्टेंट शॉल नॉट एक्सीड द 60 शॉल नॉट एक्सीड 60 टाइम्स द लेस्ट लैटरल डायमेंशन ऑफ द कॉलम। यहाँ पर देख सकते हो आंसर 60 नहीं, इसका 60 है। उसके बाद हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑल कॉलम्स शॉल बी डिजाइन फॉर मिनिमम इसेंट्रिसिटी equal to the unsupported length divided by 50 into lateral dimension divided by 630 subject to the minimum of 20। okay, उसके बाद एक characteristic strength is defined as strength of material below which not more than the 5% of the test result are expected to fail। okay, ये भी important question है guys हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। तो ये सारे क्वेश्चन है गाइस जो कि आपको आने चाहिए इंटरव्यू के लिए, हमारे एग्ज़ाम के लिए, या फिर आप ओवरऑल का प्रिपरेशन करते हो तब RCC डिज़ाइन में ये सारे कंसेप्ट आपको पता होने चाहिए बीम्स के, स्लैब के, कॉलम के रिगार्डिंग्स। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन देख लेना, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो गाइस पूरे। एक बार आप स्क्रीनशॉट निकाल लेना गाइस, जो कि आपको इम्पोर्टेंट होगा आपके लिए। ओके, यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है गाइस, द कैंटिलीवर फॉर कैंटिलीवर द क्लियर डिस्टेंस फ्रॉम द फ्री एंड ऑफ द कैंटिलीवर टू द लैटरल डिस्टेंस शॉल नॉट एक्सीड 20B और 100B स्क्वायर डिवाइड बाई D विच एवर इज़ लेस। जो भी इसमें का लेस हो वो आपको कंसिडर करना होता है गाइस। जैसे कि ऊपर है सिंपली सपोर्टेड और कंटिन्यूस बीम के लिए आपको विच एवर इज़ लेस, जैसे कि 60B और 250B स्क्वायर डिवाइड बाई D यहाँ पर लिखा है एज पर IS कोडल प्रोविजन। ये सारी चीज़ें गाइस जो कि आपको एग्ज़ाम में भी पूछी जाती है और इंटरव्यू में भी एक क्वेश्चन आते हैं गाइस। उसके बाद हमारा मेन concept है guys compression bars in a compression the value of bond trace for a bars in a tension shall be increased by 25%। ओके, जब आप डब्ल्यू रेनफोर्स सेक्शन डिज़ाइन करते हो तब आपको कॉम्प्रेशन में जो भी स्टील बार प्रोवाइड करते हो एज पर कंपेयर टू द टेंशन उसका बॉन्ड स्ट्रेस होता है वो 25% ज़्यादा होता है गाइज। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। उसके बाद एंकरेज वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड यू टाइप हुक शॉल बी इक्वल टू द 16 टाइम्स डायमीटर ऑफ बार्स। यू टाइप हुक होता है उसका एंकरेज वैल्यू वो 16 टाइम्स ग्रेटर होता है डायमीटर ऑफ बार। उसके बाद देखेंगे हमारे मेन कंसेप्ट के बारे में। ओके, उसके बाद हम जब साइड पे वर्किंग करते हो तब आपके लिए ये क्वेश्चन आता है गाइस, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल मेन रेनफोर्समेंट बार शॉल नॉट बी मोर देन 3 टाइम्स द इफेक्टिव डेप्थ ऑफ अ सॉलिड स्लैब और 300 mm विच एवर इज स्मॉलर। जो भी कम से कम है 300 mm और 3 टाइम्स द इफेक्टिव डेप्थ ऑफ अ सॉलिड स्लैब, इनमें से जो भी कम है वो आपको लेना है गाइज। उसके बाद अगला क्वेश्चन है द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल एनफोर्समेंट ऑफ बार अगेंस्ट द श्रिंकेज एंड द टेम्परेचर शॉल नॉट बी मोर देन द 5 टाइम्स द इफेक्टिव डेप्थ ऑफ अ स्लैब और 450 mm विच एवर इज लेस और स्मॉलर। तो एज पर IS कोडल प्रोविजन है गाइज ये सारे क्वेश्चंस जो कि एग्ज़ाम में भी पूछे जाएंगे, विच एवर इज स्मॉलर हो आपको लेना है गाइज। उसके बाद हमारा अगला मेन क्वेश्चन है गाइज, द मिनिमम एरिया ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट शॉल नॉट बी लेस दैन डेट गिवन बाय, यहाँ पर AS डिवाइड बाय BD। ओके, 0.85 डिवाइड बाय FY। ओके, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो मिनिमम एरिया ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट वो आपको शॉल नॉट
बी गिवन बाय एस डिवाइड बाय बी डी 0.85 डिवाइड बाय एफ वाई। यहाँ पर आप देख सकते हो इसका सॉल्यूशन भी सेम है गाइज, जो कि आपको एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन गाइज, जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम अगले वीडियोस में कवर करेंगे स्ट्रक्चरल प्लानिंग, इसमें जो भी एस्टिमेशन लोड्स होते हैं, मेंबर डिज़ाइन कैसे किया जाता है, अगले वीडियो में हम कवर करेंगे गाइज इसका। उसके बाद हमारा अगला इंटरव्यू क्वेश्चन है गाइज, द मैक्सिमम एरिया ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट शॉल नॉट एक्सीड 0.4 BD। ये जो डी होता है गाइज, यहाँ पर हमारा टोटल जो क्लियर इफेक्टिव डेप्थ नहीं होता, स्मॉल डी यानी कि हमारा इफेक्टिव डेप्थ होता है, कैपिटल डी यानी कि ओवरऑल डेप्थ होता है उसको। उसके बाद हम कंसिडर करेंगे हमारा अगला क्वेश्चन, वेयर द डेप्थ ऑफ वेव इन अ बीम exceed the side face reinforcement shall be provided along the two faces 750 mm guys। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए जब आप इंटरव्यू के लिए, ओरल के लिए या फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करते हो गाइज, जो कि इम्पोर्टेंट होती है हर एक साइट इंजीनियर के लिए, सिविल इंजीनियर के लिए। अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको ये सारी चीज़ें आनी ही चाहिए गाइज। उसके बाद हमारा मेन क्वेश्चन है, जब साइट के लिए आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तब आपको पूछा जाएगा कि द डायमीटर ऑफ रेनफोर्सिंग बार शॉल नॉट एक्सीड द 18 of the total thickness of the slab। The diameter of reinforcing bar shall not exceed 1/8 of the reinforcement total thickness of a slab। तो ये चीज़ें गाइस जो कि आपको आनी चाहिए ऑन साइट, जब आप प्रैक्टिस करते हो ऑन साइट एज अ साइट इंजीनियर, आप जॉब करते हो, तब आपको हर एक थंब रूल्स पता होने चाहिए सिविल इंजीनियर के रिगार्डिंग साइट के, जो भी कॉलम, स्लैब, बीम की जब कास्टिंग होती है या फिर उसके जो भी वर्किंग डिज़ाइंस होते हैं, उसके जो भी थंब रूल्स है वो आपको पता होने चाहिए। जैसे कि हमने पहले वीडियोस में उसके ऊपर हमने डिटेल में डिस्कस किए, पहले वीडियोस नहीं देखे तो एक बार प्लेलिस्ट में जाके देख लेना। उसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है, द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अ लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट शॉल नॉट बी लेस दैन 0.8% और नॉर मोर देन 6% ऑफ द ग्रॉस क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अ कॉलम। तो लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट के लिए आपको क्राइटेरिया 0.8 to 6% मैक्सिमम, ओके, मिनिमम 0.8% और मैक्सिमम 6%, इतना अपना परसेंटेज ऑफ स्टील होना चाहिए लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट ऑफ कॉलम के लिए, जितना ग्रॉस क्रॉस सेक्शनल एरिया के ऊपर। ओके, तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है गाइज, मिनिमम अपना 0.8% ऑफ ग्रॉस क्रॉस सेक्शनल एरिया और मैक्सिमम 6% ऑफ ग्रॉस क्रॉस सेक्शनल एरिया, इतना स्टील आपको प्रोवाइड करना होता है गाइज। तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो एक कट सेक्शन है 2 BHK और 3 BHK फ्लैट्स के लिए। जैसे कि आपको अगर कोई 2 BHK 3 BHK का कट व्यू देखना हो, कट सेक्शन देखना हो, तो इसी तरह से उसका मॉडल बनाया है गाइज। अगर आपको कोई भी 3D व्यू, 2D प्लान्स, एस्टिमेशन, कॉस्टिंग अपने घर का बनाना है तो प्लीज़ हमें कॉल करना गाइज, ड्रीम होम्स डेवलपर्स। ओके, आप फ्रीली यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हो, कम से कम रेट में आपको अपना 2D और 3D व्यू मिल जाएगा गाइज। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हो एक मॉडल है रेसिडेंशियल और कमर्शियल बिल्डिंग प्लान का। यहाँ पर आप मॉडल में देख सकते हो कमर्शियल एक कॉम्प्लेक्स है जिसमें कि हर एक चीज़ एक्सप्लेन की है। यहाँ पर आप देख सकते हो रेसिडेंशियल बिल्डिंग के 3 to 4 टावर से 14 to 15 स्टोरी बिल्डिंग से यहाँ पर। ओके, अगर आपको कोई भी 3D प्लान, एलिवेशन, 2D प्लान्स, एस्टिमेशन, कॉस्टिंग, कोई भी रिक्वायरमेंट हो तो ड्रीम होम डिज़ाइंस पर आप कॉल कर सकते हो। ओके, आपको अगर आपके घर का प्लान बनाना हो, एस्टिमेशन चाहिए किसी का,
कोई भी बिल्डिंग के रिलेटेड सर्विस चाहिए तो आप फ्रीली हमें सिविल होम डिज़ाइंस पे कॉल कर सकते हो गाइज। ओके, थैंक यू। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हो स्टेयरकेस के बारे में, जो भी उनके जो भी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं स्टेयरकेस के लिए। पहले तो होता है उसका थ्रेड, नोजिंग, गोइंग, राइज, विंडर्स, फ्लाइट्स एंड लैंडिंग। उसमें देख सकते हो आप राइज, जो भी हमारा वर्टिकल पोर्शन होता है उसे राइज कहते हैं। नोजिंग उसके जो भी यहाँ पर देख सकते हो आप। गोइंग, थ्रेड यानी कि आप जहाँ पर अपना पैर या फुट रखते हो वहाँ पर उसको थ्रेड बोला जाता है। उसके बाद ये फ्लाइट होती है, उसको वेट स्लैब होता है, और ये लैंडिंग। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो कि इम्पोर्टेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्टेयरकेस से। यहाँ पर आप देख सकते हो नोजिंग, जो कि आउटर प्रोजेक्टिंग पार्ट है। गोइंग, नेट हॉरिजेंटल डिस्टेंस ऑफ स्टेप है। राइज यानी कि वर्टिकल हाइट है। फ्लाइट यानी कि जो भी हमारा इंक्लाइंट स्लैब है उसको कहा जाता है। ओके, तो यहाँ पर ये तो हो गया हमारे स्टेयरकेस के डिफरेंट पार्ट। जहाँ पर आप देख सकते हो लैंडिंग हमारे जो होती है उसके जो भी विड्थ होती है उसका उतनी ही आपको लैंडिंग प्रोवाइड करनी होती है गाइज, जो कि इम्पोर्टेंट ट्रिक है। यहाँ पर जितनी आपकी विड्थ होती है उतने तो आपको लैंडिंग का स्पेस मिनिमम चाहिए। ओके, यहाँ पर जितने अपनी विड्थ होती है थ्रेड की, ओके, हमारे जो भी स्टेयरकेस की, उतने आपको लैंडिंग की विड्थ मिनिमम तो देनी होती है गाइज, जो कि इम्पोर्टेंट पार्ट है अपने स्टेयरकेस के डिज़ाइन में। उसके बाद फ़्लाइट में देखा जाए तो हमारा फ़्लाइट को 25 to 40 डिग्री का एंगल होना चाहिए। 25 to 45 डिग्री, 40 डिग्री मैक्सिमम होना चाहिए। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको एज ए सिविल इंजीनियर, एज ए साइट इंजीनियर पता होनी चाहिए, जो कि इम्पोर्टेंट होती है गाइज। तो ये तो हुए हमारे डिफरेंट पार्ट्स जो कि हमारे स्टेयरकेस के डिज़ाइन में हम देखने वाले। आगे इसका पूरा डिटेल एनालिसिस देखेंगे। ओके, एक बिल्डिंग के लिए अपने स्टेयरकेस इम्पोर्टेंट होती है, जो कि उसका डिज़ाइन आपको आना चाहिए एक साइट इंजीनियर को, एक सिविल इंजीनियर को। इसके पहले हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए। आपने अगर हमारे वीडियोस नहीं देखे पहले तो एक बार देख लीजिएगा। आरसीसी डिज़ाइन, प्लानिंग, एस्टिमेशन, कॉस्टिंग, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल के ड्राइंग डिज़ाइन हमने डिस्कस किए। इसका पूरा कॉलम शेड्यूल, बिल्डिंग के जो भी बायलॉज है, रूल्स है, वो हमने पहले भी डिस्कस किए गाइज। वन स्टेप बाय स्टेप हमने सब कुछ आपको आपके साथ डिस्कस किया है गाइज। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो एक बार प्लेलिस्ट में जाके देख लेना। आपको बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर आपको सीखने के लिए मिलेगी, जो कि हर एक यूट्यूब चैनल पे नहीं होती गाइज। यहाँ पर बेसिक टू एडवांस लेवल का आपको नॉलेज मिलेगा। तो उसके बाद देखेंगे हमारे स्टेयरकेस में जो भी डिफरेंट क्लासिफिकेशन होता है स्टेयरकेस के लिए। यहाँ पर पहले तो होता है स्ट्रेट स्टेयर, डॉग लेग, 3 फ्लाइट ओपन वेल स्टेयर, 4 फ्लाइट ओपन वेल स्टेयर, ज्योमेट्रिकल स्टेयर यानी कि जो भी सर्कुलर होता है उसका पोर्शन है उसे ज्योमेट्रिकल स्टेयर कहा जाता है। ओके, तो यहाँ पर हम पूरा नहीं पढ़ने वाले, जो भी इम्पोर्टेंट थिंग्स है वही डिस्कस करेंगे गाइस। ओके, तो वीडियो ध्यान से देखना, बहुत कुछ आपको यहाँ पर सीखने के लिए मिलेगा गाइस। ओके, तो यहाँ पर स्ट्रेट स्टेयर में देख सकते हो, आपको अगर स्पेस कम है आपके बिल्डिंग में तो आप स्ट्रेट से स्टेयर यूज़ कर सकते हो। डॉग लेग हमारी कमर्शियल बिल्डिंग में या फिर रेसिडेंशियल बिल्डिंग में ज़्यादा रहते हैं गाइस। उसके बाद 3 फ्लाइट यानी कि 1, 2 और 3 फ्लाइट, 4 यानी कि 1, 2, 3, 4। ओके, तो ये सारे थे हमारे क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेयर। स्ट्रेट, डॉग लेग, 3 फ्लाइट, 4 फ्लाइट एंड ज्योमेट्रिकल स्टेयर। उसके जो अलग अलग पोर्शन है यहाँ पर हम अलग अलग डिज़ाइन, इसका एग्जांपल भी देखेंगे, उसका डिज़ाइन करेंगे हम। उसमें जो भी नंबर ऑफ राइजर्स होते, नंबर ऑफ थ्रेड्स होते, फ्लाइट के जो भी इम्पोर्टेंट थिंग्स होते, बार बेंडिंग शेड्यूल देखेंगे इसके। ओके, तो वीडियो को ध्यान से देखना गाइज, और हो सके उतना लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना गाइज। तो हम उसके बाद देखेंगे जो भी जनरल गाइडलाइंस होती है स्टेयरकेस के लिए। मिनिमम वर्टिकल हेडरूम चाहिए हमारा 2 मीटर तो मिनिमम चाहिए। उसके बाद नंबर ऑफ राइजर ऑफ फ्लाइट 12 चाहिए गाइज।
ओके, जो कि इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, हर एक साइट इंजीनियर सिविल इंजीनियर को आनी चाहिए। तो स्टेयरकेस के क्लासिफिकेशन के बाद आप देख सकते हो जो कि इम्पोर्टेंट गाइडलाइंस, जैसे कि यहाँ पर हेडरूम चाहिए 2 मीटर का, नंबर ऑफ राइजर ऑफ फ्लाइट शुड भी चाहिए 12। ओके, यानी कि आपको एक फ़्लाइट में आपको 12 नंबर्स ऑफ राइजर्स चाहिए गाइज। उसके बाद विड्थ ऑफ स्टेयर शुड भी 850 मिनिमम तो चाहिए। ओके, 850 यानी कि 3 फीट तो आपका मिनिमम उसका जो भी विड्थ है वो चाहिए। उसके बाद डिज़ायरेबल टू द विड्थ बिटवीन 1.1 टू 1.6 मीटर, जो भी अपना डिज़ायरेबल होता है, नॉर्मली कंफर्टेबल होता है, 1.2 मीटर टू 1.6 मीटर होना चाहिए अपना विड्थ ऑफ स्टेयर इन अ पब्लिक बिल्डिंग के लिए, जैसे कि सिनेमा हॉल हो, हॉस्पिटल हो। इसके लिए आपको 1.2 टू 1.6 मीटर की विड्थ ऑफ स्टेयर चाहिए गाइज। उसके बाद हमारा मेन पार्ट है गाइज स्टेयरकेस के डिज़ाइन में, जो कि डेड लोड आपको आना चाहिए, लाइव लोड उसका कैलकुलेट करना आना चाहिए। डेड लोड में देखा जाए तो सिल्प वेट होता है बेस स्लैब के लिए, सिल्प वेट ऑफ स्टेप्स के लिए। लाइव लोड में आपको जो भी आप कंसिडर कर सकते हो एज़ पर IS कोड, एज़ पर बिल्डिंग रूल्स एंड बायलॉज। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो कि एज़ पर IS कोड the live load considered should be 3000 Newton per meter square of a building where the no possibility of overcrowding for such as a residential building, hotels। ओके, और पब्लिक बिल्डिंग के लिए आपको लाइव लोड कंसिडर करना है 4000 to 500 न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर, यानी कि रेसिडेंशियल के लिए 3000 और कमर्शियल और पब्लिक बिल्डिंग के लिए 4 to 5000 न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर। उसके बाद हम डेड लोड के बारे में देखेंगे। डेड लोड आपको निकालना आना चाहिए, जो कि इम्पोर्टेंट होता है स्टेयरकेस डिज़ाइन के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हो स्टेयरकेस डिज़ाइन के लिए आपको सेल्फ वेट ऑफ वेस्ट स्लैब निकालना आना चाहिए, जैसे कि आप इजी वे में निकाल सकते हो। ये इजी फार्मूला है, राइज R यानी कि राइज, T यानी कि थ्रेड। ओके, उसी तरह आपको सेल्फ वेट फॉर स्टेप निकालना आना चाहिए। उसके बाद फ्लोर फिनिश, जो कि आप कंसिडर करते हैं 1 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर। ओके, यानी कि 1000 न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर के आसपास। तो ये सारी चीज़ें आज सिविल इंजीनियर, आज साइट इंजीनियर आपको पता होनी चाहिए, जो कि इम्पोर्टेंट होती है एक सिविल इंजीनियर के लिए, एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर के लिए, जब आप डिज़ाइन करते हो स्टेयरकेस के लिए। ओके, से हमारा IS कोड 456/2000, यहाँ पर आप देख सकते हो कि एज़ पर IS कोड जो भी स्टेयरकेस के जो भी इम्पोर्टेंट उसके जो भी इफेक्टिव स्पैंस है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोडिंग है, फुटिंग के जो भी डिटेल्स है स्टेयरकेस के लिए, डेप्थ ऑफ सेक्शन, तो एज़ पर IS कोड हम डिस्कस करने वाले हैं गाइस आगे आने वाले वीडियोस में। ओके, तो इसका पूरा डिज़ाइन हम IS कोड एज़ पर मैनुअल डिज़ाइन देखेंगे। मैनुअली उसका जो भी डिज़ाइन स्टेयरकेस के लिए कैलकुलेट किया जाता है वो आज हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे गाइस। ओके, तब तक के लिए वीडियो को जितना हो सके लाइक करना गाइस। ओके, इसको मिनिमम तो 100 लाइक्स तो आने चाहिए गाइस, ये आपके लिए टारगेट है। उसके बाद ही आपको स्टेयरकेस का पूरा डिज़ाइन मिलेगा गाइस एज़ पर डिज़ाइन कोड। ओके, तो गाइस ये हमारी प्लेलिस्ट है जिसमें आप देख सकते हो 1500 के ऊपर हमने वीडियोस अभी तक बनाए हैं, जिसमें आप साइट इंजीनियर के रिलेटेड थंब रूल्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको RCC डिज़ाइन, प्लानिंग, एस्टिमेशन, कॉस्टिंग, मिक्स प्रोपोर्शन, एस्टिमेशन, थंब रूल्स, बार बेंडिंग शेड्यूल, लेबर के जो भी वर्क होते हैं, रेट एनालिसिस, पूरा स्ट्रक्चर सिविल इंजीनियर के रिलेटेड आपको जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हमने यहाँ पर इस चैनल पे डिस्कस किए सिविल डिज़ाइंस पे। अगर आपने हमारे वीडियोस नहीं देखे तो एक बार प्लीज़ देख लीजिएगा, इस बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको सीखने के लिए मिलेगी। इसमें हर एक डिज़ाइन कंसेप्ट पे हमने फोकस किया है गाइस, लर्निंग पर्पस के लिए अच्छा है आपके लिए, एक बार देख लेना गाइस। थैंक यू। तो यहाँ
पर आप देख सकते हो डिज़ाइन प्रोसीजर फॉर स्टेयरकेस डिज़ाइन के लिए। यहाँ पर आपको जब आप स्टेयरकेस की डिज़ाइन करते हो तब आपको चाहिए तो एक तो आपको आईएस कोड चाहिए, उसके जो भी टर्म्स चाहिए, कंडीशंस, जो भी नॉर्मल क्रिएचर या फिर बिल्डिंग बायलॉज के हिसाब से आपको जो भी डिज़ाइन करते टाइम जो भी लोडिंग होती है वो आपको कंसिडर करनी होती है गाइज। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोडिंग यहाँ पर देख सकते हो एज पर आईएस कोड क्लॉज नंबर 33.2 ओके 63 पेज, यानी कि आप देख सकते हो 63 पेज नंबर पर डिज़ाइन फॉर आईएस कोड क्लॉज नंबर 33.2 के हिसाब से आप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोडिंग ऑन स्टेयरकेस आप देख सकते हो। यहाँ पर जो भी स्ट्रिप और कितनी लेंथ चाहिए यहाँ पर आप देख सकते हो, जो कि बुक में लिखा है यहाँ पर। ओके, यहाँ पर जब आप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोडिंग निकालते हो यहाँ पर देख सकते हो आईएस कोड में डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कुछ उन्होंने रूल्स दिए गाइस, जो कि स्पैन और राइट एंगल के लिए अकॉर्डिंग होते। यहाँ पर आप देख सकते हो कि लोड ऑफ ऑन एरियाज कॉमन टू द टू सिस्टम टू बी टेकन एज 1/2 इन ईच डायरेक्शन। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो WN/W/2। इसके बाद यहाँ पर लोडिंग यहाँ पर कैसे दिए, उसके बाद उसका जो भी स्ट्रिप लेंथ लेनी है 150 mm, 100 mm लोडिंग, 150 mm का स्ट्रिप देना है आपको इफेक्टिव वेट। तो इसका पूरा कैंसिलेशन हम आने वाले एग्जांपल में देखेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है आपके लिए जानना। मैनुअल डिज़ाइन में हम यहाँ पर सब कुछ देखने वाले हैं गाइस। ओके, तो हम चलते हैं डिज़ाइन प्रोसीजर की जो भी इम्पोर्टेंट थंब रूल्स है सिविल इंजीनियर के लिए वो डिस्कस करेंगे गाइस। यहाँ पर आपको डिज़ाइन प्रोसीजर में कुछ अजम्पशन लेने होते हैं, जैसे कि आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ स्टेयरकेस पता होनी चाहिए। जैसे कि एज्यूम राइज़र के लिए आपको राइज कंसिडर करना होता है 150 और 180 mm रेसिडेंशियल बिल्डिंग के लिए, और 150 mm हमारे जो भी पब्लिक बिल्डिंग के लिए राइज यानी कि आप की वर्टिकल हाइट को हम राइज बोलते हैं गाइज, और हॉरिजॉन्टल हाइट को हॉरिजॉन्टल लेंथ को हम थ्रेड बोलते हैं, जहाँ पर आप पैर रखते हो, और राइज यानी कि वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेप्स। यहाँ पर आप देख सकते हो इसका मिनिमम डिस्टेंस है 150 mm फॉर रेसिडेंशियल बिल्डिंग एंड 120 mm फॉर पब्लिक बिल्डिंग। उसके बाद हाइट ऑफ फ्लाइट होती है हमारी जो भी डॉग लेग के लिए /2 किया, और ओपन व्हील स्टेल के लिए /2.5 किया, तो आपको हाइट ऑफ फ्लाइट मिल जाएगी। उसके बाद आपको अगर नंबर ऑफ राइज़र निकालने हो तो राइज़र अपना कभी भी एक ज़्यादा हो आता है गाइज। हर एक डिज़ाइन प्रोसीजर में राइज़र थ्रेड से एक ज़्यादा होता है। यहाँ पर आप देख सकते हो हाइट ऑफ वन फ्लाइट / राइज, आपने जितने भी फ्लाइटें / राइज किया तो आपको नंबर ऑफ राइजर्स निकल के आ जाएगी गाइज। उसके बाद नंबर ऑफ थ्रेड, यानी कि राइज़र में से एक नंबर माइनस किया तो उसको थ्रेड मिल जाएंगे उसके जो भी फ्लाइट है वहाँ से, यानी कि आपको राइज़र एक ज़्यादा होती है हर एक फ़्लाइट में। अगर थ्रेड निकालनी हो तो राइज़र से नंबर से एक माइनस किया तो आपको थ्रेड निकल के आ जाएगी गाइज। उसके बाद हाइट ऑफ फ्लाइट तो आप इजीली निकाल सकते हो, हाइट /2, फ्लोर टू फ्लोर हाइट /2 या फिर 2.5। ओके, उसके बाद डिज़ाइन प्रोसीजर में आपको निकालना होता है विड्थ ऑफ स्टेयर लैंडिंग, जो कि आपकी लैंडिंग विड्थ होती है वो आपकी स्टेयर की ही विड्थ होती है गाइज। उसके बाद अवेलेबल लेंथ लॉन्ग स्पैन -2 इंटू विड्थ ऑफ लैंडिंग। ओके, उसके बाद आपको कंसिडर करना होता है थ्रेड और अवेलेबल लेंथ डिवाइड बाय नंबर्स ऑफ थ्रेड्स। ओके, उसके बाद आपको इफेक्टिव स्पैन लेना होता है। यहाँ पर आप देख सकते हो उसका फार्मूला इफेक्टिव स्पैन के लिए सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ वॉल विड्थ ऑफ वॉल +2 इंटू विड्थ ऑफ लैंडिंग प्लस अवेलेबल लेंथ। ओके, तो आने वाले प्रॉब्लम्स में हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। ओके, तब तक के लिए हम प्रोसीजर तो देखते हैं 1 बाय 1, जो कि प्रोसीजर होती है लेंथ के लिए, थ्रेड के लिए, इफेक्टिव स्पैन के लिए कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करते हो। ओके, उसके बाद डिज़ाइन प्रोसीजर फॉर स्टेयरकेस में हम देखेंगे उसके डेप्थ ऑफ वेस्ट स्लैब कितनी होनी चाहिए।
यहाँ पर बाय थंब रूल्स एज पर आईएस कोडल प्रोविजन आप देख सकते हो, जो कि यहाँ पर इफेक्टिव डेप्थ अवेलेबल डी अवेलेबल L/22 L/25 लेनी होती है गाइस। ओवरऑल डेप्थ अवेलेबल डी अवेलेबल प्लस कवर प्लस D/2 लेना होता है गाइस, ओवरऑल डेप्थ एज्यूम किया तो। मगर इफेक्टिव डेप्थ आपको तो L इफेक्टिव डिवाइड बाय 20 या 25 लेना होता है। ओके, इफेक्टिव डेप्थ के लिए तो ये कंसिडर कर सकते हो आप। और आपने अभी तक देखा राइजर, थ्रेड, स्टेयर केस की जो विड्थ होती है, उसके बाद अवेलेबल लेंथ होती है, उसके बाद आप राइजर और थ्रेड्स के नंबर्स कैसे निकाल सकते हो गाइस। ओके, तो उसके बाद हम वन बाय वन देखेंगे उसका जो भी डिज़ाइन प्रोसीजर उसके बारे में। यहाँ पर आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की गाइस, जब आप डिज़ाइन करते हो स्टेयर केस के लिए आपको उसका लोडिंग कैलकुलेट करना होता है, मेन उसका लाइव लोड, डेड लोड। यहाँ पर आप देख सकते हो सेल पेट ऑफ वेस्ट स्लैब निकालना हो तो आपको 25 इंटू डी अवेलेबल प्लस इंटू 1 स्क्वायर रूट ऑफ राइज डिवाइड बाई थ्रेड स्क्वायर। ओके, ये फार्मूला यूज़ करना होता है, आने वाले एग्जांपल में देखेंगे इसका डिटेल में। उसके बाद वेट ऑफ स्टेप्स हॉरिजेंटल एरिया 25 यहाँ पर डेंसिटी लिए गाइज। ओके, यहाँ पर कुछ चीज़ें एजम्पशन करने होते हैं गाइज, जैसे कि आपको सेल पेट ऑफ लैंडिंग 25 इंटू डी, एजूम है लाइव लोड 3 किलो न्यूटन, फ्लोर फिनिश लोड 1 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। उसके बाद फैक्टर लोड 1.5 जो भी सेल पेट आया हो उसके बाद कैलकुलेट करना होता है गाइज। आप जब लोडिंग निकालते हो उसमें जो भी सेल पेट और लाइव लोड वो ऐड करते हो तब आपको उसका फैक्टर लोड करना होता है, यानी कि आपको 1.5 से वहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे कि आपको टोटल एडिशन ऑफ लोड किया, जो कि आपको डेड लोड ऑफ स्लैब, डेड लोड ऑफ स्टेप्स, लाइव लोड, फ्लोर फिनिश लोड, इसका सबको एडिशन करने के बाद 1.5 से मल्टीप्लाई करने के किया तो आपको टोटल फैक्टर लोड मिल जाएगा गाइस, लोडिंग के लिए, एक लैंडिंग के लिए और स्टेप्स के लिए अलग से। यहाँ पर उन्होंने स्टेप्स के लिए निकालना है और नीचे लैंडिंग के लिए निकाला है। जब आप लोडिंग करते हो तब ये चीज़ें ध्यान में रखना गाइस, जब डिज़ाइन के लिए इम्पोर्टेंट चीज़ें है गाइस। ओके, उसके बाद डिज़ाइन प्रोसीजर में मेन कंसेप्ट है गाइस डिज़ाइन मूवमेंट निकालना। जब आप डिज़ाइन मूवमेंट निकालते हो उसका जो भी मैक्सिमम मूवमेंट आपको कैलकुलेट करना होता है गाइस। मैक्सिमम मूवमेंट जहाँ मैक्सिमम होता है वहाँ पर शेयर फोर्स 0 होता है, ये पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर भी कहा जाता है इसे। जहाँ पर मूवमेंट बेंडिंग मूवमेंट मैक्सिमम हो वहाँ पर शेयर फोर्स 0 होता है गाइस। उसके बाद मैक्सिमम आपको मूवमेंट निकालने के लिए कुछ फार्मूलेज है, जैसे कि MU लिमिट, XU मैक्स। ओके, यहाँ पर कुछ थंब रूल्स है, FE 250 के लिए इतना, 415 के लिए इतना, 500 के लिए इतना। ओके, यहाँ पर आप IS कोड में भी ये मिल जाएगा गाइस, MU लिमिट और XU लिमिट। यहाँ पर हम देखेंगे IS कोड में भी। ओके, इसका पूरा एनालिसिस करेंगे एज पर IS कोड गाइस आने वाले एग्जाम्पल में। तब तक के लिए डिज़ाइन प्रोसीजर में आप याद ध्यान में रखना कि ये FE 250 के लिए 0.531D, उसके बाद 500 और 415 के लिए, उसके बाद MU लिमिट 0.149 BD स्क्वायर FCK, 0.138 BD स्क्वायर FCK फॉर FE 415 एंड 0.33 BD स्क्वायर FCK फॉर FE 500 के लिए। MU limit is less than MU, section can be designed as a singly reinforcement। और सिंगली और डबली का जो भी इम्पोर्टेंट थिंग्स है वो हम आगे आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। अगर उसके ऊपर डिटेल में आपको जल्दी वीडियो चाहिए तो नीचे सिंगली RCC लिख देना, मैं जल्दी वीडियो लाऊंगा इसके लिए। उसके बाद डिज़ाइन प्रोसीजर में हमारा अगला पॉइंट है गाइस मेन स्टील और डिस्ट्रीब्यूशन स्टील निकालना। यहाँ पर आप देख सकते हो XU, AST यानी कि एरिया ऑफ स्टील फॉर मेन रेनफोर्समेंट। उसके बाद स्पेसिंग निकालना गाइज। ओके, ये जो फार्मूले आपको ऑन स्टैट प्रो या ETAP से आपको रेडीमेड उसका MU
निकल के आ जाएगा गाइज। ओके, मैक्सिमम जो भी बेंडिंग मोमेंट है वो निकल के आ जाएगा। बस आपको उसका स्टील निकालना आना चाहिए, वो डिस्ट्रीब्यूट करना आना चाहिए गाइज। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन स्टील में बी यानी कि आपको 0.12% ऑफ AG लेना होता है गाइज। अपना जो भी स्टील सेक्शन आ जाए, उसका स्टील की क्वांटिटी आ जाए, उसका 12% आपको कंसिडर करना होता है गाइज। उसके बाद स्पेसिंग, इसके जो भी मिनिमम रिक्वायरमेंट है, स्पेसिंग मिनिमम चाहिए आपको 5D या फिर 450, विच एवर इज़ लेस। ओके, आपने यहाँ पर एक चीज़ ऑब्जर्व की, जो कि मेन स्टील और डिस्ट्रीब्यूशन स्टील के लिए स्पेसिंग होती है गाइस। मेन स्टील के लिए आपने स्पेसिंग होती है 3D अवेलेबल इनटू और 300 mm विच एवर इज लेस, यानी कि 1 फीट या फिर 3 × D अवेलेबल। ओके, वो हुई हमारे मेन स्टील के लिए। उसके बाद आपको डिस्ट्रीब्यूशन स्टील के लिए निकालनी होती है 5D और 450 mm विच एवर इज लेस, और स्पेसिंग है इससे कम आनी चाहिए यहाँ पर। ओके, मिनिमम तो आपको 450 लेनी है गैस। अगर आपको 5D अवेलेबल वो मिनिमम आया तो आपको वो भी ले सकते हो, मगर मिनिमम 450 चाहिए डिस्ट्रीब्यूशन स्टील के लिए, और मेन स्टील के लिए मिनिमम चाहिए 300 mm स्पेसिंग फॉर मेन स्टील एंड डिस्ट्रीब्यूशन स्टील गाइस। तो ये सारी चीज़ें आपको एज ए साइट इंजीनियर, सिविल इंजीनियर आनी चाहिए गाइस, जो कि इम्पोर्टेंट होती है हर एक सिविल इंजीनियर के लिए। एक एग्जाम्पल है गाइस डॉगलेग स्टेयर के लिए। अगर आपको इसके ऊपर डिटेल में वीडियो चाहिए तो प्लीज़ इस वीडियो को कम से कम 100 लाइक्स तो करना गाइस। इसके पूरे डिज़ाइन देखेंगे, उसके जो भी बार बेंडिंग शेड्यूल है वो कहाँ से हमने कैलकुलेट किया, उसका पूरा मैनुअली एनालिसिस देखेंगे गाइस। वन स्टेप बाय स्टेप हम पूरा एग्जांपल सॉल्व करेंगे। उसके बेंडिंग मोमेंट, लाइव लोड, डेड लोड कैसे कैलकुलेट किया, उसकी जो भी डिज़ाइन मोमेंट है वहाँ से आपने रेनफोर्समेंट कैसे निकाली गाइस। तो उसके ऊपर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे गाइस आने वाले वीडियोज़ में। तब तक के लिए इस वीडियो को मिनिमम 100 लाइक्स तो मिलने चाहिए गाइस। ओके, ये आपके लिए टारगेट है गाइस। यहाँ पर हमने पहले भी RCC डिज़ाइन के लिए वीडियोस बनाए गाइस। ओके, जो आपने नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाके देख लेना गाइस। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो का कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना गाइस, क्योंकि आने वाली वीडियोस बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, जिसमें हम पूरा बीम कॉलम फुटिंग का पूरा मैनुअली एनालिसिस देखेंगे गाइस, 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप। स्टेयरकेस का पूरा बार बेंडिंग शेड्यूल डिस्कस करेंगे, उसके जो भी क्वांटिटी एस्टिमेशन होती है वो हम डिस्कस करेंगे गाइस। और मेन बात जो कि IS कोड, हम IS कोड के जो भी इम्पोर्टेंट थिंग्स होते हैं जो कि साइट इंजीनियर को पता होने चाहिए, वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे गाइस। तो तब तक के लिए वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। तो फ्रेंड्स, ये हमारी प्लेलिस्ट है जिसमें आप देख सकते हो सिविल इंजीनियर के रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होते हैं, इम्पोर्टेंट कंसेप्ट होते हैं डिज़ाइनिंग के बारे में, एस्टिमेशन के बारे में, रेट एनालिसिस, बार बेंडिंग शेड्यूल, लेबर के रेट हो या फिर बार बेंडिंग शेड्यूल हो, या फिर उसमें जो भी इम्पोर्टेंट थंब रूल्स होते हैं सिविल इंजीनियर के रिलेटेड जो कि आपको साइट पे यूज़ होते हैं, वही हमने डिस्कस किए गाइस। बहुत सारे वीडियोस हमने बनाए जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है गाइस। आपने अगर हमारी प्लेलिस्ट नहीं देखी, हमारे वीडियोस नहीं देखे, हर एक सेक्शन का डिज़ाइन दिया है हमने पूरा डिटेल में। आपने अगर हमारे वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज़ एक बार प्लेलिस्ट में जाके देख लेना गाइस। बहुत कुछ आपको यहाँ पर सीखने के लिए मिल जाएगा गाइस। थैंक यू।